हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट B13 में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 69,000 का शासनादेश यानी विज्ञप्ति जारी हो गया है और इसके साथ साथ दोस्तों जिलेवार रिक्त पदों की ऑफिशियल लिस्ट भी जारी हुआ कि किस जिले में कितने कितने पद रिक्त हैं, जहां जहां कैंडिडेट्स को भेजे जाने हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि किन जिलों में कम गुणांक वाले छात्रों का चयन हो सकता है। इन सभी पर हम अपना नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञप्ति जो शासनादेश है, इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि विज्ञप्ति इसमें आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है शासनादेश संख्या 344/68/5/2020 दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में। क्योंकि दोस्तों ये कल आया हुआ है और ये जारी कहीं ना कहीं इसको 13/5 के अनुक्रम से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या जो घट बढ़ सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया दोस्तों इसमें, जो घट बढ़ सकती है, यानी कि इसको घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। पर चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में उल्लिखित प्रावधानों तथा वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस तरह से ये 1981 का हवाला इसमें देते हुए बताया गया है। ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट यानी कि HTTPS यानी कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको बताया गया है कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर ये दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न से दिनांक 6/6/2020 शाम 6 बजे तक ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न से यानी कि ये 26/5/2020 के 12 रात्रि तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। तो दोस्तों यानी कि 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर से और ये 26 तारीख की रात यानी 12 बजे तक, 26 मई की रात्रि 12 बजे तक ये ऑनलाइन जो आवेदन है ये किया जा सकेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अभ्यर्थी को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्म तिथि तथा मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भरने के लिए आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें बताया गया है कि अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जो है ये वेबसाइट पर आपको भरना पड़ेगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को उक्त मोबाइल पर यानी जो भी नंबर आपने दिया है उस नंबर पर यानी OTP आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं, जिसे भरने पर ही ये आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जाएंगी, यानी कि जो भी प्रविष्टि है वो आपके सामने आ जाएगी, खुल जाएगी जब OTP आप इंटर करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों इसमें बता दिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट यानी लाइन है कि अगर एक बार आपने आवेदन में जो भी चीज़ें भर दी हो संशोधित नहीं होगा, तो आप जब भी आवेदन करें फ्रेंड्स तो इसको आप ध्यान में रख के करें कि सारी प्रविष्टियां आप बहुत ही क्लियर और बहुत सही डालें, ताकि संशोधन के लिए आपको टेंशन ना लेना पड़े, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। उपयुक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। तो इसमें बता दिया गया है कि एकमात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र होगा जिसे भरना होगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों इस बार ये कर दिया गया है कि सारे जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे यूपी के 75 जिलों को यानी कि वरीयता क्रम में आपको रखना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जो हाई मेरिट वाले लोग होते थे 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट डालते थे, उनका चयन हो जाता था, लेकिन इस बार सभी को 75 जनपदों का विकल्प यानी कि भरना, वरीयता क्रम देना अनिवार्य कर दिया गया है। वो अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में दिनांक 3/6/2020 से
6/6/2020 तक, यानी बताया गया है कि जो भी आवंटित तो होगा आपको, जब वरीयता क्रम के अनुसार जो भी आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे उसमें आपके गुणांक के आधार पर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे उन जिलों में जाकर आपको 3 से 6 जून के बीच में आपको वहां पर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना पड़ेगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यानी जो भी जिले आपके गुणांक के अनुसार जो भी जिले आपको मिलेंगे वहाँ पे काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि वो नियुक्ति हेतु पात्र है। यानी कि बहुत ही सटीक यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका नियुक्ति हो गया वहाँ पे। आप वो केवल एक मात्र काउंसलिंग है आपकी, और हो सकता है वहाँ आपके गुणांक के अनुसार ना भी मिले, तो कभी ये मत श्योर हो जाइएगा नहीं काउंसलिंग करा लिए तो सिलेक्शन हो गया। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं वर्ग श्रेणी के सत्यापनोपरांत अर्ह पाए जाने पर अभ्यर्थी को उनके आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी चीज़ें आप भरेंगे, वांछित जितनी भी आप डिटेल उसमें डालेंगे, जो भी चीज़ें उसके अनुसार अगर आपका गुणांक बन रहा है तो वहाँ पर आपको उस ज़िले में, जिस संबंधित ज़िले में आपने दिया हुआ है, उस संबंधित ज़िले में आप वहाँ पर नियुक्ति आपको मिल सकेगी। सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत अनिवार्य होगा। यानी कहा गया है ऐसे लोग जो कहीं पर किसी, चाहे सरकारी हैं, चाहे अर्ध सरकारी हैं, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद में कहीं पर भी पहले से अगर कार्यरत हैं, तो उन्हें क्या करना है, सक्षम प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य बता दिया गया है। बिना एनओसी के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसमें जो संख्याएं हैं, जो पूर्व में जो लोग चयनित हैं, उनकी संख्या इसमें नाम मात्र की रह पाएगी, क्योंकि एनओसी लेकर कोई आना शायद ही उसके लिए बड़ा कठिन कार्य होगा। अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छायापत्र। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया गया क्या चीज़ें आपको करना है, कि जो भी यानी काउंसलिंग के समय आपको क्या चीज़ें लेकर जाना अनिवार्य है। मतलब जो मूल अभिलेख है, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसे ले जाना है, उसकी 2 सेट यानी फ़ोटो कॉपी जिराक्स लेके जाना है, और स्वप्रमाणित होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ प्रत्येक सेंटर पे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ले जाना है। सचिव, और किसके नाम से वहाँ पे लिखना है, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क, यानी कि जो भी है सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है काउंसलिंग फीस। यानी कि सामान्य और ओबीसी के लिए कितने रखा गया है, 500 रुपये रखा गया है, जबकि यही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए 200 रुपया और विकलांग हेतु इसे निःशुल्क रखा गया है। इसका बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। ये लेकर दोस्तों आपको सभी को सेंटर पर, जहाँ पर भी काउंसलिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ लेकर जाना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा गया नियुक्ति होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। बहुत ही मेन हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, इसको हाईलाइट किया गया है कि जो भी लोग इसमें नियुक्ति पाएंगे, एक बार जहाँ जिस ज़िले में जाएंगे, दोबारा उनका कहीं पर दूसरे ज़िले में यानी कि स्थानांतरण नहीं होगा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अब यही 68,500 में भी किया गया था, लिखाया गया था। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट, यानी कि जो भी वेबसाइट दी गई है, इस आधिकारिक वेबसाइट का निर्धारित तिथियों के मध्य अवलोकन करते हुए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन, नियुक्ति, बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1951 तथा विद्यालयों के पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन संशोधित के अनुसार की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये विज्ञप्ति है कि इसमें सारी डिटेल, एकदम सारी चीज़ें कंफर्म दे दी गई हैं। और ये देख लीजिए, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से ये आपका शासनादेश जो है, ये विज्ञप्ति जो है जारी हो गया है। तो दोस्तों इसके लिए आप अपनी पूरी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ज़िले में किस, यानी जिलेवार लिस्ट कैसी है, कहाँ कहाँ कितने पद रिक्त हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं, यहाँ पर पूरी तरह से एकदम स्पष्ट दिया गया है। और बताया गया अवध क्षेत्र में होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती। तो हाँ दोस्तों, अवध क्षेत्र में बम्पर सीटें इसलिए बताई गई हैं क्योंकि इससे संबंधित जितने भी अवध क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्हीं जगहों पे ज़्यादा रिक्त पद हैं, इसलिए बताया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वाधिक 2500 पद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज़्यादा सीतापुर में 2500 पद हैं। 69,000 में सबसे ज़्यादा अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो सीतापुर में 2500 पद। दूसरे नंबर पर हरदोई में 2450 पद, और जौनपुर जिला जो है यहाँ पे 2270 पद रिक्त हैं। इस तरह से ये तीनों क्रम में है जहाँ पर सर्वाधिक सीटें
हैं, खाली हैं। अगर बात करें कि तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटें हैं और कहीं तो इस तरह से इन्हें बताया गया गाज़ियाबाद एक ऐसा जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां पर मात्र 2 ही सीट हैं, 2 ही पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाज़ियाबाद में सिर्फ और सिर्फ 2 पद रिक्त बताए गए हैं। किस जिले में कितने पद, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरठ में 130, बागपत में 100, बुलंदशहर में 840, गाजियाबाद में 2, हापुड़ में 150, गौतम बुद्ध नगर में 140, आगरा में 820, फिरोजाबाद में 680, मैनपुरी में 940, अलीगढ़ में 940, कासगंज में 1010, एटा में 580। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कासगंज में 1010, यहाँ पर भी कुछ अच्छी खासी सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। बरेली में 1220 सीटें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बदायूं में 2100 सीट। तो दोस्तों बदायूं में भी अच्छी खासी सीटों की संख्या है, रिक्त पद यहाँ पर बदायूं में 2100 पद रिक्त हैं। पीलीभीत में 870, शाहजहाँपुर में 1450। तो इस तरह से शाहजहाँपुर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1450 रिक्त पद हैं। प्रयागराज 990, फतेहपुर 520, प्रतापगढ़ 1330, कौशाम्बी में 700, वाराणसी में 230, चंदौली में 400, गाजीपुर में 1920। तो दोस्तों हाँ गाजीपुर में भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या यहाँ पे रिक्त पदों की है, 1920 है। जौनपुर में 2270, मिर्जापुर में 1200, सोनभद्र में 450, भदोही में 650, लखनऊ में 150, हरदोई में 2450, सीतापुर में 2500, रायबरेली 670, उन्नाव में 1120, लखीमपुर में 2100। तो दोस्तों लखीमपुर में भी आपको अच्छी खासी सीटें यहाँ पर दिख रही हैं, 2100 सीटें यहाँ पर रहते हैं। गोरखपुर में 1250, देवरिया में 1248, देवरिया में भी काफ़ी अच्छी खासी सीटें आप देवरिया गोरखपुर में आप देख सकते हैं। कुशीनगर में भी दोस्तों 2220, काफ़ी अच्छी खासी रिक्त पद यहाँ पर भी हैं। महाराजगंज 1560, बस्ती में 1340, संत कबीर नगर 780, सिद्धार्थनगर 1050, झांसी में 530, ललितपुर में 590, जालौन में 390, चित्रकूट में 1080, बांदा में 1070, महोबा में 370, हमीरपुर में 480, अयोध्या में 880, बाराबंकी में 1310, सुल्तानपुर में 1570, अमेठी में 820, अम्बेडकर नगर 660, गोंडा में 1620, बलरामपुर में 440, बहराइच में 1060, श्रावस्ती बिजनौर में 1130, अमरोहा में 720, कानपुर नगर में 350, कानपुर देहात में 520, इटावा में 590, औरावा में 550, औरैया में, फर्रुखाबाद में 1000, कन्नौज में 1500, कन्नौज में भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं। आजमगढ़ में 1550, बलिया में 1600, मऊ में 200, सहारनपुर में 600, मुजफ्फरनगर में 260 और शामली में 160 पद। इस प्रकार से दोस्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पद रिक्त हैं। और दोस्तों मैं बता दूं जहाँ पर ज़्यादा रिक्त पदों की संख्या है वहाँ पर भीड़ मुड़ने वाली है। तो आप सभी उस टाइम पे जब भी आप भरिएगा जिलेवार, जब भी आप वहाँ पे प्रेफरेंस दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपको करना है, क्योंकि भीड़ की तरफ भीड़ जाती है। अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग धोखा भी खा जाते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया काउंसलिंग कराने वालों को नियुक्ति मिलना जरूरी नहीं। तो हाँ दोस्तों ये सही है कि ये नहीं कि आप काउंसलिंग करा लिए तो आपको ये हो जाए कि नहीं अब मेरा चयन हो गया है। वहाँ पर डिपेंड करेगा उस जिले की गुणांक, उस जिले की मेरिट के हिसाब से, तब आपकी अंतिम रूप से चयनित आप अपने आप को मान पाएंगे। और इसी में दिया गया है फ्रेंड्स कि शिक्षक भर्ती ने कटाफ अंक मामले में सुनवाई 20 को। तो हाँ दोस्तों ये जो शिक्षा मित्रों की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए जो कटाफ अंक मामले की जो उन्होंने वहाँ पे एसएलपी डाली है, 2 टीमें शिक्षा मित्रों की एसएलपी डाली थी। उन्होंने एक ने शिक्षक मित्र संघ के लोगों ने डाली थी और एक रिजवान अंसारी की टीम ने डाली थी। तो शिक्षा मित्र के संघ के लोगों ने अपना एसएलपी वापस ले लिया था, जबकि शिक्षा मित्रों की जो है तरफ से जो डेट है वो 20 तारीख को लग गई है। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से रुकावट हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें पूरे मूड में है और भर्ती को जल्द से जल्द पूरी कर देना चाहती है। तो आप सभी सरकार का सहयोग करें और अपने विजय का आनंद लें और कहीं ना कहीं आप सभी जरूर सफल होंगे। तो मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप बेल वाली आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।